हाय गाइस, एक बार फिर से हमारे कॉन्सेप्ट क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर स्पेशली टॉप करने वाले हैं। लेकिन हम लोग संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जाने इसके ठीक पहले जरा सा थोड़ा सा बैक में हम लोग जाएंगे और जानेंगे। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाले पार्ट में इसकी चर्चा थोड़ी कर चुके हैं, तो थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में भी आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में चैनल के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जरा सी बात कर लेते हैं इस बात की कि चूंकि हमको पढ़ना है संसदीय शासन व्यवस्था, तो याद रहे मित्रों कि जो राज्य होते हैं उनके तीन मूलभूत कार्य हैं, तीन मूलभूत कार्य हैं, बेसिक कार्य, और वो है क्या? कानून निर्माण, कानून का पालन, कानून का पालन और न्याय। ये तीन बेसिक कार्य हैं। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या कहता है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत प्रतिपादित किया था मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने इनकी थ्योरी क्या कहती है कि राज्य के तीन मूल समस्त शक्तियां राज्य को भ्रष्ट और निरंकुश बनाती हैं, तो राज्य में सीमित शक्तियां होनी चाहिए जिससे वो भ्रष्ट और निरंकुश न हो। अगर एक व्यक्ति में संपूर्ण शक्ति आएगी तो वो भ्रष्ट और निरंकुश होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए इससे बचने के लिए एक थ्योरी जो अडॉप्ट हुई उसका नाम है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या कहता है? राज्य के तीन मूलभूत कार्य, तीन मूलभूत अंगों को दे दिया जाना चाहिए, तब पहचान हुई सरकार के तीन मूलभूत अंगों की। और वहां बात हुई किसकी? विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और फिर उसके बाद न्यायपालिका। तो इसके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वाले पार्ट में इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जरा सा देख लेते हैं। ये जो विधायी अंग होता है राज्य का, उसका काम होता है राज्य में कानून बनाना, कानून निर्माण। और जो राज्य का कार्यपालिकी अंग है उसका काम है जो कानून विधायिका बना करके दे उसका पालन करवाना। और विधायी कानूनों के अंतर्गत रहते हुए न्यायपालिका निर्णय करेगी। तो देखिए, कानून बनाएगी विधायिका, पालन करेगी, वही कानूनों का पालन करवाएगी विधायी अंग, कार्यपालिकी अंग जिसको विधायिका बनाएगी। और न्यायपालिका विधायिका के बनाए गए कानूनों के दायरे में, यहां कहीं कोई व्यक्ति मनमाना नहीं कर रहा है। और ये जो कानून देखिए, कार्यपालिका में जो लोग होंगे वो मनमाना नहीं कर पाएंगे क्योंकि विधायी कानून का ही पालन करेंगे। न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है, वो निर्णय वही देगी जो विधायी कानूनों के अंतर्गत होगा, तो उससे बाहर जाकर के निर्णय नहीं देने वाले हैं। और कानून कौन बना रहा है? विधायिका। और हम लोग जानते हैं कि विधायिका का जो गठन होता है अर्थात वो होता है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। तो देखिए, अल्टीमेटली सब काम तो कौन किससे हो रहा है? कानून से हो रहा है। और कानून कौन बना रही है? विधायिका। विधायिका में कौन लोग बैठे हैं? जनता के प्रतिनिधि, अर्थात सब कुछ कौन है? जनता है। होल सोल कौन है? जनता है। इस सिस्टम को कहते हैं लोकतंत्र। देख रहे हैं? अब सवाल इस बात का है कि यहां क्या सीधे जनता बैठी है? नहीं, सीधे जनता नहीं बैठी है, क्योंकि आज के राष्ट्रीय राज्य के कॉन्सेप्ट में सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के स्थान पर आजकल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहां से एक बात निकल के आ रही है कि डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है। एक तो क्या हो सकती है? प्रत्यक्ष हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है? अप्रत्यक्ष। ठीक, लेकिन दुनिया में आज की तारीख में व्यवहार में कौन सी डेमोक्रेसी है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी के कुछ उदाहरण आपको कहां मिल जाएंगे? अगर देखा जाए, शक्ति से इसकी बात की जाए, तो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी के उदाहरण आपको स्विट्जरलैंड में तो एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार वहां पर मिलती है स्विट्जरलैंड में। और इसके अलावा अगर भारत की बात करोगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में, भारत के पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के थोड़ी बहुत झलक आपको दिखेगी। तो कई बार सवाल भी पूछता है कि इनमें से किस प्रावधानों में
कहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी भी दर्शन हो जाएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था में, स्विट्जरलैंड में कुछ हद तक, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन फिलहाल। अब बात होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ठीक, चलिए इसे हम हटाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं। दरअसल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही, या उसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष जनता नहीं जा रही है। तो लोकतंत्र की बात करें, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहार में है, इसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रतिनिधिक लोकतंत्र? यहां पर सीधे जनता नहीं बैठती है। ठीक, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमको शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ध्यान में रखना है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या कह रहा है, तभी आप संसदीय शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझ पाओगे टेक्निकली। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की थ्योरी, एक तो पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लगभग लागू है, और वो कहता है राज्य की समस्त शक्ति एक व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य के ये 3 मूलभूत काम खोजे गए हैं: कानून बनाना, कानून का पालन करना और न्याय करना। ये तीनों बेसिक काम सरकार के 3 मूलभूत अंग, विधायी अंग, कार्यपालिकी अंग और न्यायिक अंग, हर राज्य में अलग अलग नामों से हो सकते हैं, लेकिन जहां पर लोकतांत्रिक सरकार है वहां पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली 2 प्रकार से काम कर सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन व्यवहार में आज की तारीख में चूंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट राज्य से चलते चलते पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में आ गए हैं, आज लोक कल्याणकारी राज्य में हम जी रहे हैं, जहां राज्य के कार्य में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है और आज राष्ट्रीय राज्य का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जैसे ही राष्ट्र की बात होती है तो हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में एक बात तो आ जाती है, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप जिस जिले में रहते हो उस जिले के बराबर को हम क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं। कितना भी कहा जाए तो एक बार विश्वास हम लोगों को नहीं होगा। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर करें, फल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट आंसर करिए और आप मेरे सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कुछ नहीं लेते, सिर्फ शेयर। तो एक बार अगर आपको लगे कि कुछ दम खम है तो थोड़ा सा शेयर आप कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा ये हमारा चैनल है, आप इस चैनल में जाकर के, हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमारी जो क्लासेज चल रही हैं, जा रही हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सीरीज, गागर में सागर और करंट अफेयर्स, इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज एक स्टडी का कंप्लीट अड्डा है, जहां उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी सॉल्यूशन अवेलेबल है विद प्रैक्टिस, टेस्ट एंड क्विज। ठीक, तो हम केवल क्लास नहीं देते हैं, एक विशेष खास ट्रिनिटी पर काम करते हैं, जहां पर हम कॉन्सेप्ट देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं और टेस्ट देते हैं। सारे के सारे इस चैनल के वीडियो में लिंक प्रैक्टिस सेट है, आप वीडियो देखिए, उसके बाद क्या करिए, प्रैक्टिस में जाइए और उसके बाद टेस्ट और प्रैक्टिस के क्विज के माध्यम से आप अपना सेल्फ इवोल्यूशन भी कर सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क। हम लोग जान गए हैं ये क्या, राज्य के 3 मूलभूत अंग, मूलभूत कार्य। 3 मूलभूत कार्य कौन कौन से होते हैं? कानून निर्माण, कानून का पालन और न्याय। ठीक, और ये तीनों मूलभूत कार्य, 3 उसके मूलभूत अंग को दिया जाता है। ये कार्य विधायिका करती है राज्य में, ये कार्य कार्यपालिका करती है राज्य में, ये कार्य जो करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। ठीक, और ये क्या है, ये राज्य के मूलभूत अंग हैं। तो इसे याद रखिएगा आप
राज्य के 3 मूलभूत अंग और राज्य के 3 मूलभूत कार्य। अगर बात करें लोकतंत्र की, तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली 2 प्रकार से कार्य कर सकती है, या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष पॉसिबल था तब जब छोटे छोटे स्टेट होते थे। तो ये 2 प्रणाली अभी आपको थोड़ा दर्शन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, पूरी तरह से नहीं, स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में, लेकिन पूरी तरह से नहीं आधुनिक अर्थों में, और भारत में उसके पंचायती राज व्यवस्था में थोड़े दर्शन आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मिल जाएंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक व्यवहारिक पक्ष है लोकतंत्र का, और आज की तारीख में जब राष्ट्रीय राज्य का कॉन्सेप्ट आ चुका है, राष्ट्रीय राज्य का कॉन्सेप्ट आ चुका है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र ही कार्य कर रहा है। इसको प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी 2 प्रकार का हो सकता है। इसमें हम लोगों ने देखा था, या तो अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी या तो संसदीय प्रणाली होगी। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसकी क्या खास बात है, वो भी 2 प्रकार की हो सकती है, या तो गणतंत्र के साथ या तो राजतंत्र के साथ। ठीक, फिर उसमें हम लोगों ने उदाहरण देखे कि भारत कैसा है, संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है लेकिन गणतंत्र के साथ, लेकिन इंग्लैंड कैसा है, वो किसके साथ है, राजतंत्र के साथ। गणतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है, इसकी बात हम लोगों ने किया। ठीक, तो हम लोग बात करें संसदीय शासन व्यवस्था की, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए मित्रों कि संसदीय शासन व्यवस्था की जो ओरिजिन है, इसकी जो शुरुआत है, वो हो रही है कहां से, इंग्लैंड से। ठीक है ना, इंग्लैंड से शुरू हुआ था, अर्थात हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड संसदीय शासन व्यवस्था की जननी है। विश्व में सबसे पुरानी संसद, विश्व में सबसे पुरानी संसद, सबसे पुरानी संसद कहां पर है, इंग्लैंड में है, और सबसे पुरानी संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड में है। इसीलिए संसद, इंग्लैंड को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था की, शासन व्यवस्था की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रहे इंग्लैंड को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस सिस्टम का नाम संसदीय शासन व्यवस्था क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा, दरअसल अभी हम लोगों ने पीछे देखा विधायिका। विधायिका क्या है, राज्य का वह अंग है जो कानून निर्माण करती है। ठीक, और सारा देश और बाकी राज्य के सारे काम कानून के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो यहां पर देखिए कि जो कानून बनाने वाली संस्था है उसमें देश के जनता अप्रत्यक्षता पहुंचेगी, अर्थात एक तरह से देश का चलेगा कानून से, और कानून बनाएगी कौन, देश की जनता, अर्थात लोकतंत्र अपने अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। कहां पर, संसदीय शासन व्यवस्था में। दरअसल संसद क्या है, संसद विधायिका है, राज्य की कानून बनाने वाली संस्था है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, हमारे यहां संसद के नाम से जानी जाती है। इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कहीं पर ड्यूमा, कहीं पर शूरा, कहीं पर मजलिस, ये सब हो सकता है, लेकिन हर देश के पास अपनी एक विधायी केंद्र, विधायिका होती है, अर्थात कानून विधान बनाने वाला केंद्र होता है जहां देश के प्रतिनिधि बैठते हैं। तो हमारे यहां संसद कहते हैं, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट, इसीलिए इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं या संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था इसलिए है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में जो शासन की धुरी है, शासन की समस्त शक्तियां हैं, वो किसके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, संसद के इर्द गिर्द। शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं इस व्यवस्था में, शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं, समस्त शक्तियां होती हैं, वो संसद के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं।
संसद के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। इसीलिए इस फॉर्म को क्या नाम दिया गया? संसद ही शासन की धुरी होती है। अगर देखा जाए तो शासन की सभी बातों का जो धुरी है वो क्या है? शासन की धुरी जो है वो संसद है। और संसद क्या है? विधायी अंग है, विधायी संस्था है जो कानून बनाती है, शीर्ष संस्था होती है। ठीक। और इसको, इस शासन व्यवस्था को और भी नाम से जानते हैं, जैसे इसको कहते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली वाली सरकार, इस शासन व्यवस्था को कहते हैं वेस्टमिंस्टर प्रकार की सरकार, इस शासन व्यवस्था को कहते हैं प्रधानमंत्रित्व प्रणाली वाली सरकार। उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, इंग्लैंड से शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था निकली है। इंग्लैंड में था राजा, राजशाही व्यवस्था। राजा से शक्ति जब रिफॉर्म होता है तब राजा से शक्ति कहां आती है? संसद में आती है ना। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ओरिजिन हो रही है तो सारी सत्ता कहां आती है? राजा से आती है संसद में। तो सारी व्यवस्था का, सारी अधिकार का केंद्र जो होता है संसद होता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि यह है विधायी अंग, लेकिन यहीं से इस प्रणाली में कार्यपालिका निकल करके आती है। दरअसल संसद है विधायिका, संसद है विधायिका, और विधायिका अपने में से ही कार्यपालिका चुनती है, अपने में से ही कार्यपालिका चुनती है, अर्थात मंत्रिमंडल का चुनाव होता है, मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है। ठीक। तो ये जो मंत्रिपरिषद के मेंबर आते हैं जिसका प्रधानमंत्री होता है, तो संसद से निकल करके पावर कहां चली गई? मंत्रिपरिषद में। ठीक। तो सारी पावर आ रही है संसद में, लेकिन फिर समय के साथ कौन रोल अदा करने लगा? मंत्रिपरिषद रोल अदा करने लगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया? क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं। मंत्रिपरिषद में भी कैबिनेट जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, सारी पावर वास्तव में व्यवहार में वो प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक। लेकिन फिर आगे क्या देखा गया कि इस मंत्रिपरिषद में कैबिनेट के पास सारी पावर आ जा रही है, और फिर व्यवहार में देखा जाए तो कैबिनेट में भी वास्तव में सारी पावर किसके हाथ में होती है? वो होती है प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक। इसीलिए इसको प्रधानमंत्रित्व प्रणाली वाली सरकार भी कहते हैं, प्रधानमंत्रित्व प्रणाली वाली सरकार भी कहते हैं। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम का सब कुछ होल सोल कौन बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और फिर तब तो, और जब प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और कद थोड़ा ज्यादा मुखर व्यक्तित्व का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बना इस प्रणाली में, तो सारी सत्ता कहां केंद्रित हो जाती है? प्रधानमंत्री में, नहीं तो कैबिनेट में, नहीं तो मंत्रिपरिषद में, नहीं तो संसद में। ठीक। तो इस तरह से ये यात्रा होती है। इंग्लैंड से इसकी ओरिजिन हो रही है प्रणाली की, राजा से संसद में, संसद से मंत्रिपरिषद में, और मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री में। इसीलिए इस पूरी प्रणाली को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय प्रणाली या प्रधानमंत्रित्व प्रणाली भी कहते हैं। इसको वेस्टमिंस्टर प्रकार की सरकार भी कहा जाता है। ठीक। कुछ लोग इसको वेस्टमिंस्टर प्रकार की सरकार भी कहते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रकार की सरकार कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, दरअसल इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट है जो कार्य करती है, तो इसीलिए इसको कई बार क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर प्रकार की सरकार कहते हैं। ठीक। चलिए, एक तो इनके नाम को लेकर इसकी ओरिजिन कहां से हो रही है, संसदीय शासन व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, क्यों इसको संसदीय शासन व्यवस्था, क्यों इसको मंत्रिमंडलीय प्रणाली, क्यों इसको प्रधानमंत्रित्व प्रणाली, और क्यों इस प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रकार की सरकार कहते हैं, और क्यों इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वो अपनी लोकतांत्रिक वैधता, इसकी क्या खास बात है? एक खास बात है कि जो कार्यपालिका होती है वो अपनी जो लोकतांत्रिक लेजिटिमेसी होती है, कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता कहां से प्राप्त करती है? देखा जाए तो वो प्राप्त करती है विधायिका से। ठीक।
तो एक सबसे खास बात होती है कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता कहां से प्राप्त करती है? विधायिका से। विधायिका माने संसद, विधायिका माने संसद, ठीक। तो कार्यपालिका, अगर संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका आप किसको कहोगे? संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रधान है कौन? प्रधानमंत्री, ठीक। और संसदीय प्रकार की सरकार में विधायिका का मतलब क्या है? संसद, ठीक। तो देखिए हम कह रहे हैं कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता की मोहर विधायिका से प्राप्त करती है। तो देखिए जो कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं, इसमें राष्ट्रपति एक कार्यपालिका है और मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री दूसरी कार्यपालिका है। अर्थात यहां पर इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो प्रधान होते हैं। एक खास बात और है, इस सरकार में इस प्रकार की शासन व्यवस्था में दो प्रधान होते हैं। एक तो राष्ट्राध्यक्ष होता है और दूसरा मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये जो राष्ट्रपति होता है, एक तो ये है, ये राज्य का प्रधान है, हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का प्रधान है, ठीक। और दूसरा मंत्रिमंडल जो होता है वो कौन है? वो सरकार का प्रधान है। तो याद रखिएगा, सरकार का प्रधान है, ठीक। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रधान होते हैं। एक खास बात है, कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता कार्यपालिका से प्राप्त करती है, विधायिका से प्राप्त करती है। और विधायिका का मतलब संसद, पार्लियामेंट, शोरा, ड्यूमा, कुछ भी कहिए, हमारे यहां संसद कहते हैं। और इस शासन प्रणाली में दो प्रधान होते हैं, एक राज्य का प्रधान होता है और दूसरा सरकार का प्रधान। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राज्य का प्रधान होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। और मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो दो प्रकार के ये जो प्रधान हैं, इनकी खास बात क्या है? ये ऐसा इसलिए किया जाता है और इनमें द्वैध होता है, इनमें और क्या डायरकी होती है, इनमें द्वैध होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है और उसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, ठीक। और जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक प्रधान है, अर्थात वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रधान है और वास्तविक शक्तियां इसके पास हैं, ठीक। तो देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो प्रकार के प्रधान होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष और मंत्रिमंडल, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्राध्यक्ष, उसको राष्ट्रपति, सम्राट, सामग्री, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जहां ऐसा फॉर्म की गवर्नमेंट होगी वो हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन उसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं और वो नाम मात्र का प्रधान होता है। और एक्चुअल में सारी पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। इसके पीछे कारण क्या है? दो प्रकार के प्रधान बनाने की पावर क्या है और क्यों, किस प्रकार से कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है? दो टेक्निकल बातें हैं, याद रहे। दो प्रकार के प्रधान इसलिए होते हैं जिससे सरकार की कंटिन्यूटी बनी रहे, सरकार में शासन का ब्रेक न होने पाए। दरअसल जो वास्तविक प्रधान होता है, जो वास्तविक प्रधान होता है, हम चाहते हैं कि जवाबदेह सरकार बने, उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार बने, उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार हो। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी, इस पूरी शासन व्यवस्था में सबसे कोर बात है, हम स्थिरता और उत्तरदायित्व के स्थान पर किसको चुनना पसंद करते हैं? उत्तरदायित्व को, अकाउंटेबिलिटी को। अकाउंटेबिलिटी सरकार हो, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार हो, इसलिए हम चाहते हैं कि शक्तियां उसके हाथ में हो जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। यही कारण है कि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में होती हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। वो अनिवार्यता मेंबर कहां का होता है? विधायिका का होता है तो कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका
सारी वास्तविक पावर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में निहित है, लेकिन वो चुने कहां से जाएंगे, वो अनिवार्यतः कहां से आएंगे, विधायिका से ही आएंगे। अर्थात भारत में और इंग्लैंड में या किसी भी प्रकार की संसदीय शासन व्यवस्था वाली प्रणाली में उस देश का प्रधानमंत्री और मंत्री कहां का मेंबर होना जरूरी है, वहां की विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। हम भारत में भी जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्तर पर मंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है, दोनों सदनों का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य होना, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति भारत में जिस पद ग्रहण कर रहा है उस तारीख को दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो शपथ ग्रहण की तारीख से अनिवार्यतः उसे 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। तो देखिए, हम वास्तविक पावर दे रहे हैं मंत्रिमंडल को, जो वास्तविक प्रधान है, और नाम मात्र की शक्तियां जा रही हैं राज्य के हेड में, और जो सरकार का वास्तविक प्रधान है, एक्चुअल में पावर का इस्तेमाल करता है, वो अनिवार्यतः चुना जाएगा कहां से, विधायिका का अंग होगा। अर्थात ये जो कार्यपालिका है वो अनिवार्यतः कहां से चुन करके आ रही है, विधायिका से। अर्थात कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। ठीक, तो ऐसा इसलिए क्योंकि विधायिका माने संसद, विधायिका माने संसद, और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के उस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है जहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जहां पर जनता का प्रतिनिधित्व हो रहा होता है। अर्थात जनप्रतिनिधिक सदन से ही चुने, जनप्रतिनिधिक सदन के प्रति देश की वास्तविक सत्ता इस्तेमाल करने वाली जो कार्यपालिका होती है, अर्थात मंत्रिमंडल जो होती है, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस पूरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है, स्थिरता को नहीं। हालांकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए, अर्थात स्टेट ऑफ फेट जो होता है वो स्थिर होता है, उसका कार्यकाल फिक्स है, और कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो रेयर ही ऐसा होता है कि वो हटे, स्थायी होता है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है, जो वास्तव में एक्चुअल में पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो अस्थिर होता है, अर्थात वो कभी भी जा सकता है। अर्थात प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने से पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। उस दल का अगर बहुमत न रहे तो ये सरकार जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री स्वतः त्याग पत्र दे सकता है या इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में आ सकता है। इस प्रकार से अपने कार्यकाल से पहले ये कभी भी जा सकती है, अर्थात अस्थिर होती है सरकार। इसीलिए 2 प्रकार के हेड बनाए जाते हैं, क्योंकि अस्थिर वास्तविक कार्यपालिका हमारी अस्थिर है, स्थिरता नहीं है, कभी भी जा सकती है, इसलिए कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिए हम एक नाम मात्र का राज्य का हेड, जिससे किसी न किसी प्रकार क्या हो, शासन का गैप न होने पाए, चलता रहे। 2 प्रकार के हेड कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। द्वैध होता है, राज्य के प्रधान होते हैं, सरकार के प्रधान होते हैं। वास्तविक शक्तियां कहां निहित होती हैं और नाम मात्र की शक्तियां कहां निहित होती हैं। ठीक, और वास्तविक शक्तियां जिसमें निहित होती हैं उसे अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी उत्तरदायित्व होता है, वो सदन के प्रति, जन प्रतिनिधि वाले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है। ठीक, तो संसदीय शासन व्यवस्था की एक खास बात तो ये रही क्या कि इसके पास उत्तरदायित्व होता है। ये उत्तरदायित्व पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। स्थिरता और उत्तरदायित्व में जब चुनने की बात आती है तो हम स्थिरता को नकार कर उत्तरदायित्व को चुनते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर 2 प्रधान होते हैं, 2 हेड होते हैं, और उन 2 प्रधान में एक स्टेट का हेड होता है, एक राज्य का प्रधान होता है, एक सरकार का प्रधान होता है। और जो राज्य का प्रधान होता है उसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, जो सरकार का प्रधान होता है उसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। ठीक, जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं उसका उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से उसका उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। ठीक, विधायिका में भी किस सदन के प्रति? जन सदन के प्रति, जन प्रतिनिधिक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये जो वास्तविक कार्यपालिका है जिसके पास एक्चुअल में पावर है, वो अनिवार्यतः कहां से आती है? विधायिका से चुनकर आती है। ठीक, तो विधायिका का अनिवार्य अंग होता है। इसके अलावा इस सरकार में एक खास बात और होती है, वो ये होती है कि वास्तविक कार्यपालिका में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका और
कार्यपालिका में सहयोग होता है, माने कोई विरोध नहीं होता है, सहयोग होता है। क्यों होता है? इसलिए कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, अभी हम लोग पीछे देख करके आए हैं, वास्तविक कार्यपालिका जिसके पास एक्चुअल में पावर होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है वो अस्थिर होती है ना, वो कभी भी जा सकती है, और जो हमेशा वो व्यवस्थापिका का भाग ही होती है, क्योंकि वो व्यवस्थापिका से ही चुनकर व्यवस्थापिका का भाग होती है। ठीक, तो वास्तविक कार्यपालिका अस्थिर होती है और व्यवस्थापिका का भाग होती है। यही कारण है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में इस शासन व्यवस्था में आपस में सहयोग होता है। इसलिए होता है कि क्योंकि अस्थिर है और व्यवस्थापिका का भाग है, व्यवस्थापिका से ही चुन करके आती है। वास्तविक कार्यपालिका माने प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिपरिषद। ठीक, ये कौन बन सकता है? जो हमेशा कहां से चुन करके आएंगे? व्यवस्थापिका से ही। संसद के हमारे यहाँ 2 सदन, राष्ट्रपति, अब इसके नीचे मंत्रिमंडल, इसकी सहायता और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अनिवार्यतः लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होना जरूरी है। तो देखिए ये कौन है? लोकसभा और राज्यसभा क्या है? व्यवस्थापिका है। और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, और राष्ट्रपति राज्य का हेड है। भारत में प्रेसिडेंट क्या है? राज्य का हेड है, और ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक, और प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिमंडल क्या है? वो वास्तविक कार्यपालिका है, लेकिन वो हमेशा राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर से मिलकर बनेगी। वो अलग की बात है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का मेंबर हो ये जरूरी नहीं है, मंत्री बनने के लिए लोकसभा का मेंबर हो ये जरूरी नहीं है। भारत में, इंग्लैंड में अलग बात है। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, और वास्तविक कार्यपालिका चुन करके कहां से आ रही है? व्यवस्थापिका से। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में एक सहयोग होता है, और व्यवस्थापिका का हमेशा कार्यपालिका इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्ट होती है। कार्यपालिका हमेशा कहां से चुनी जाती है? व्यवस्थापिका से ही चुनी जाती है। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखोगे इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और क्या खास बात है, तो आप देखोगे कि अन्योन्याश्रितता का भाव होता है इस सरकार में, इस व्यवस्था में। अन्योन्याश्रितता का भाव होता है। अब ऐसा क्यों है ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है, किसमें? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में। यहां पर अगर आप देखोगे कि किस प्रकार से अन्योन्याश्रितता है, तो संसद जो होती है वो क्या कर रही है? अर्थात विधायिका, संसद या विधायिका वो वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण कर रही है। ठीक, क्योंकि उसी के मेंबर होंगे। एक बात, संसद जो है कार्यपालिका का निर्माण कर रही है, और उसे संसद ही उसे हटा भी सकती है। देखिए, निर्माण भी कर रही है और उसको हटा भी सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सदन में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो संसद कार्यपालिका का निर्माण भी करती है और संसद उसको हटा भी सकती है। एक बात, अन्योन्याश्रितता कैसे है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कैसे है? कार्यपालिका को अगर देखा जाए, ये तो संसद कार्यपालिका के साथ कर सकती है, लेकिन कार्यपालिका क्या कर सकती है अगर देखा जाए तो वो भी संसद को हटा सकती है। कैसे? हम लोग जानते हैं कि भारत में मंत्रिमंडल की सिफारिश से, भारत में मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए अन्योन्याश्रितता का भाव होता है। ठीक, लेकिन एक उत्तरदायित्व का भाव होता है। ये तो अन्योन्याश्रितता की बात हो गई। संसद कार्यपालिका को बना और बिगाड़ सकती है, और कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका संसद को हटा सकती है। इसके अलावा उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार की सरकार में उत्तरदायित्व होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। जहां स्थिरता और उत्तरदायित्व दोनों की बात आती है, तो इस सरकार में हम लोग स्थिरता के बजाय उत्तरदायित्व को चुनते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल होती है वो जनप्रतिनिधिक
सदन के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक, जो उत्तरदायित्व क्यों है? क्योंकि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री सहित, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। वो भी किसके प्रति? जनप्रतिनिधिक सदन के प्रति। हमारे यहां जनप्रतिनिधिक सदन कौन है? लोकसभा है। ठीक, तो देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अन्योन्याश्रितता का भाव होता है, अर्थात म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है। लेकिन इस पूरी प्रणाली के कुछ अपने दोष भी हैं, इस पूरी प्रणाली के कुछ अपने दोष भी हैं, जैसे अस्थायी, अस्थिर सरकार, यहां पर अस्थायी होती है। वास्तविक कार्यपालिका जिसको सरकार कहते हैं वो अस्थायी होती है। वैसे तो कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक वो रहेंगे, और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से पूरी सरकार समाप्त हो जाती है। ठीक, एक नीतियों में निरंतरता का भाव होता है। इस प्रणाली में देखा जाए तो एक दिक्कत क्या है? नीतियों की निरंतरता में अभाव होता है। तो सरकार बदली, नई पार्टी की सरकार आ जाती है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका तो किसी पार्टी से ही निकल करके आ रही है, विधायिका के अंग हैं। तो नीतियों की निरंतरता, इसके ठीक पहले वाली कहो 2 महीने पहले देश में कोई पॉलिसी चलती हो और सरकार बदल जाए संसदीय शासन व्यवस्था वाले में, तो नई पॉलिसीज आ जाए। इस प्रकार का भारत में आपको बहुत बार उदाहरण मिलेगा। यहाँ तो 5 ईयर प्लान तक चेंज कर दिए गए हैं। जैसे ही सरकार बदली वैसे ही पूरा का पूरा 5 ईयर प्लान बदल करके नए 5 ईयर प्लान लगाए गए हैं। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक शक्ति पृथक्करण का विरोध होता है। इस पूरी व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण बहुत सख्ती से लागू नहीं हो पाता है। हम लोग पीछे देख करके आए हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर ही टिकी होती है। ठीक, क्योंकि वहां पर राज्य की समस्त शक्तियां एक जगह केंद्रित न हो, राज्य को निरंकुशता से बचाने के लिए, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार स्थापित करने के लिए राज्य के 3 मूलभूत कामों को 3 मूलभूत अंगों में विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो कि कार्यपालिका विधायिका से निकल करके आ रही है। तो यहां पर एक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसका कुछ हद तक ये शासन व्यवस्था विरोध करती है, लेकिन लागू करती है उतने कड़ाई से लागू नहीं होता है। ठीक, तो किसको कहते हैं, क्या खास बातें हैं टेक्निकली, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, और क्या कमियां हैं इस व्यवस्था के बारे में, इस पर जाना। भारत की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक, संसदीय शासन व्यवस्था तो है, लेकिन पहली बात तो क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा कि आखिरकार हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था ही क्यों एडॉप्ट किया। ठीक, और दूसरा कि किस प्रकार से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से अलग है। तो याद रहे मित्रों, क्यों की बात करेंगे तो एक सबसे बेसिक कारण था, थोड़ा सा जब इंग्लैंड का हमारे यहां उपनिवेश था तो वहां से थोड़ा सा हम परिचित थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हमारा परिचय थोड़ा हो गया था, एक बात। और दूसरी बात कि हम उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की स्थापना करना चाहते थे, और हम लोग देखें कि स्थिरता और उत्तरदायित्व में उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्व दिया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो हम उत्तरदायित्वपूर्ण, क्योंकि भारत की जो स्थिति थी ऐसे हालात में, और जिस प्रकार से स्वराज के वादे के साथ 200 साल की शहादत के बाद भारत आजाद हुआ था, और नई सरकार में, नए सिस्टम में, नए संविधान में उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो शासन व्यवस्था संसदीय अडॉप्ट किया। इंग्लैंड से ये किस प्रकार भिन्न? अब भारत में अगर बात करें कि भारत में, तो याद रहे मित्रों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, ये 3 अनुच्छेद जरूर याद रखेंगे आप, और 75 में स्पेशली अनुच्छेद 75 3।
अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 ये मिलकर के भारत को एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश बनाते हैं। ठीक, अनुच्छेद 53 में साफ साफ लिखा है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो हम लोगों ने बताया अभी कि स्टेट ऑफ, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, यहां से सारी बातें निकल करके आती हैं। 53 राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट बनाता है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर 74 में बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, 74 में लिखा गया राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करेगा। तो 74 की भाषा पढ़ोगे आप तो वहां क्या पता चल जाता है कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 53 में राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट बनाया गया है और 74 में प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद को स्टेट गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया है। अर्थात सत्ता के दो केंद्र बनाए गए हैं और वास्तविक शक्तियां 74 में मंत्रिपरिषद को मिल जा रही हैं। 75 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात कही गई है और वहां बताया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक, और यहीं पर बताया गया है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और 75(3) संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का फंडामेंटल है। यहाँ लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है, अर्थात सरकार का कोई एक मेंबर का काम पूरे सरकार का काम माना जाएगा। अर्थात अभी हम लोगों ने बताया उत्तरदायित्व तो ये है। पूरी संसदीय शासन व्यवस्था का आधार अनुच्छेद 75(3) है, याद है। इंग्लैंड और भारत में क्या खासा अंतर है अगर इसकी बात करें तो आप जान लीजिएगा, इंग्लैंड में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और यहीं से ओरिजिन है। भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और भारत की संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था से प्रेरित है। संसदीय शासन व्यवस्था की जनक विश्व की सबसे पुरानी संसद इंग्लैंड में। अगर बात की जाए तो इंग्लैंड में राजतंत्र के साथ क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ गणतंत्र के साथ संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक, इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर और मंत्री होते हैं उनका यहां भी 2 सदन है, यहां भी 2 सदन है। ठीक, यहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ पीपुल्स है और यहां पर लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक, तो यहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, सॉरी। ठीक, तो यहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वही क्या है, लोकसभा है और हाउस ऑफ पीपुल्स और राज्यसभा जैसी है, हमारे उच्च सदन है वहां की। हमारे यहाँ राज्यसभा उच्चतम और लोकसभा को निम्न सदन या जनप्रतिनिधिक सदन कहते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और मंत्रीगण अनिवार्यतः लोक सदन से ही आएंगे। ठीक, हाउस ऑफ लोक सदन से ही आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, दोनों में से कहीं से आ सकते हैं। ठीक, तो एक खासा अंतर यह है कि वहां पर संसदीय राजतंत्र है, हमारे यहाँ संसदीय गणतंत्र है। वहां पर जो वास्तविक कार्यपालिका के मेंबर्स होते हैं वो अनिवार्यतः हाउस ऑफ पीपुल से ही आना जरूरी है, हाउस ऑफ कॉमन से आना जरूरी है। हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी आ सकते हैं। और एक जो बेसिक अंतर है वो इस बात का है कि इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता लागू है, संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू है, लेकिन हमारे यहाँ न्यायिक संप्रभुता के साथ है। ठीक, तो ये बेसिक अंतर याद रहे। संसदीय संप्रभुता का मतलब संसद के पास सारी पावर है, संसद के कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ संसद के कार्यों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अर्थात संसद सर्वोच्च नहीं है, संसद के बनाए गए विधियों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता है, अर्थात वहां पर क्या नहीं हो सकता है, वहां पर संसद के बनाए गए विधानों को संसदीय क्या नहीं हो सकता है, न्यायिक निर्वचन नहीं किया जा सकता है। तो ये बेसिक अंतर है। तो इसलिए हमारे यहाँ रहा। और क्योंकि अगर हम अपने प्रियम्बल की बात करें तो सीधे सीधे हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है, भारत के संविधान के प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग, अगर देखा जाए तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, क्या बनाना चाहते हैं, 2 चीज बनाना चाहते हैं। एक तो भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहां साफ साफ लिखा है हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो शासन व्यवस्था कैसी होगी? लोकतांत्रिक होगी। लोकतांत्रिक में भी कैसी होगी? संसदीय होगी। अर्थात हमारे यहाँ लोक संसदीय गणतंत्र है और जो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, स्पेशली अनुच्छेद 75(3) भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है। ये दोनों व्यवस्थाओं में खासा अंतर है। वहां भी संसदीय शासन व्यवस्था, हमारे यहाँ भी। वहां राजतंत्र है, हमारे यहाँ गणतंत्र है। वहां भी 2 सदन है, हमारे यहाँ भी 2 सदन है। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा, राज्यसभा। हाउस ऑफ कॉमन्स जन प्रतिनिधि सभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है। हमारे यहाँ लोकसभा निम्न सदन है, जन प्रतिनिधि सदन है, और राज्यसभा उच्च सदन है। वहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रीगण स्पेशली कहां से आएंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स के ही मेंबर होंगे। लेकिन हमारे यहाँ मंत्रीगण कहां से हो सकते हैं? प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेंबर लोकसभा या राज्यसभा किसी के सदस्य हो सकते हैं। वहां पर संसदीय संप्रभुता है, हमारे यहाँ न्यायिक संप्रभुता है। ठीक मित्रों, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, संसदीय शासन व्यवस्था का किसको कहते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसमें दोष होते हैं, किस प्रकार से भारत में इस प्रकार का प्रावधान है और इंग्लैंड के प्रावधान से किस प्रकार भिन्न है, भारत के संविधान और प्रियम्बल में कहां पर संसदीय व्यवस्था के प्रावधान दिए गए हैं। तो इस वीडियो क्लास के आधार पर जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका अभ्यास प्रश्न का हमारे वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुने, समझें, नोट्स बनाएं। उसके बाद हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक दिया है उससे इस अभ्यास प्रश्न को जरूर हल करें, जिससे आप परीक्षाओं में बेहतर परिणाम पर पहुंच सकें। ठीक मित्रों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना कतई ना भूलिएगा। मुझे आज इजाजत दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में फिर अपने कॉन्सेप्ट क्लास में किसी खास कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किस प्रकार की कॉन्सेप्ट क्लास में और कौन सा कॉन्सेप्ट पर आप बात करना चाहते हैं, आप ये भी दे सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। ठीक, थैंक यू।